26 मई 2014 दिल्ली का राष्ट्रपति भवन देश की राजनीति का सबसे बड़ा मंच था। इस दिन नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसी पल सीमा के उस पार कुछ लोगों ने एक खामोश जंग की शुरुआत कर दी। ये जंग बंदूकों से नहीं लड़ी जानी थी, न इसमें मिसाइलें चलनी थी। ये हमला होने वाला था भारत की अर्थव्यवस्था पर। योजना साफ थी, हजारों करोड़ रुपए की नकली करेंसी भारत में फैलानी है। ऐसा पैसा जो दिखने में असली हो लेकिन देश को अंदर से खोखला कर दे। सोचिए, अगर बाजार में घूम रहा हर दूसरा नोट नकली हो तो क्या होगा? दुकानें रुक जाएंगी, बैंक सिस्टम डगमगा जाएगा और लोगों का भरोसा टूटने लगेगा। यही उनका असली मकसद था, डर फैलाना, अव्यवस्था फैलाना और भारत को अंदर से कमजोर करना। इस पूरे खेल के पीछे वो चेहरे थे जो कभी सामने नहीं आते, जो परछाइयों में रहकर देश की नींव को हिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दिल्ली में बैठा एक शख्स उनकी हर चाल पर नजर रख रहा है। एक ऐसा दिमाग जो दुश्मन के प्लान को उसी के खिलाफ मोड़ना जानता है। अजीत डोवाल। जब उनके पास पहली बार इस साजिश की खबर पहुंची तो माहौल बदल गया। ये कोई छोटा खतरा नहीं था, ये एक पूरा नेटवर्क था जो सालों से तैयार हो रहा था। सूचना साफ थी, नकली नोट छप रहे हैं, रास्ते तय हो चुके हैं और बहुत जल्द ये पैसा भारत में घुसने वाला है। अगर ये प्लान सफल हो जाता तो सिर्फ नुकसान नहीं होता बल्कि देश की आर्थिक रीढ़ तक हिल सकती थी। उस वक्त सबसे बड़ा सवाल था, क्या इस हमले को समय रहते रोका जा सकता है या फिर भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंचने वाला था जहां हर जेब में रखा नोट शक के घेरे में होता। कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां एक फैसला पूरे खेल को बदलने वाला था। शपथ के कुछ ही दिनों बाद खुफिया एजेंसियों की फाइलों में हलचल बढ़ने लगी। छोटी छोटी जानकारियां अलग अलग जगहों से आ रही थीं, लेकिन जब उन्हें जोड़ा गया तो एक खतरनाक तस्वीर सामने आई। ये कोई नया खेल नहीं था, बल्कि सालों पुराना नेटवर्क था जो धीरे धीरे मजबूत होता गया। सीमा के उस पार बैठे कुछ ऑपरेटर्स नकली करेंसी के इस धंधे को एक मिशन की तरह चला रहे थे। उनका तरीका बेहद सुनियोजित था। पहले असली नोटों के डिजाइन को समझो, फिर उसी क्वालिटी की कॉपी तैयार करो और फिर उसे भारत के बाजार में ऐसे फैलाओ कि कोई फर्क ही ना समझ पाए। इस पूरे नेटवर्क को फंड और दिशा देने में अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम भी जुड़े हुए थे, जिनमें सबसे चर्चित नाम था दाऊद इब्राहिम। उसका नेटवर्क पहले से ही कई देशों में फैला हुआ था और अब उसी नेटवर्क का इस्तेमाल इस नए प्लान के लिए किया जा रहा था। लेकिन सिर्फ पैसा भेजना ही मकसद नहीं था। असल मकसद था उस पैसे के जरिए देश के अंदर अराजकता फैलाना, नकली नोटों से छोटे छोटे अपराधों को फंड करना, भीड़ को भड़काना और धीरे धीरे हालात को बिगाड़ना। इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा था भारत में उनका लोकल नेटवर्क। ऐसे लोग जो जमीन पर काम करते थे, जिन्हें हर रास्ते की जानकारी थी और जो बिना शक के इस पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। यही वजह थी कि ये सिर्फ बॉर्डर पार का ऑपरेशन नहीं था, बल्कि भारत के अंदर भी इसकी जड़ें थीं। खुफिया रिपोर्ट्स में साफ लिखा था, रास्ता तय हो चुका है, नेपाल बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि वहां निगरानी मुश्किल थी और आवाजाही ज्यादा होने की वजह से शक कम होता था। योजना के मुताबिक बड़ी खेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग रास्तों से भेजा जाना था, ताकि अगर एक जगह पकड़ा भी जाए तो बाकी हिस्सा सुरक्षित निकल जाए। हर स्टेप पर बैकअप प्लान तैयार था और सबसे खतरनाक बात, ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला था। दिल्ली में बैठी एजेंसियों के पास अब सिर्फ जानकारी नहीं थी, बल्कि एक काउंटडाउन शुरू हो चुका था। हर गुजरता दिन इस खतरे को और करीब ला रहा था और अब ये साफ हो गया था कि ये सिर्फ एक साजिश नहीं बल्कि एक सुनियोजित हमला है जिसे रोकना आसान नहीं होगा। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगला कदम इस पूरी कहानी को और भी खतरनाक मोड़ देने वाला था। दिल्ली को अब सिर्फ अंदाजा नहीं बल्कि पुख्ता जानकारी चाहिए थी, क्योंकि बिना ठोस सबूत के इतने बड़े नेटवर्क को तोड़ना नामुमकिन था। और तभी इस कहानी का सबसे खतरनाक किरदार सामने आता है, एक ऐसा शख्स जो दुश्मन के बीच रहकर उसी का हिस्सा बन चुका था। नाम मेजर शोभित शर्मा। कई सालों से वो पाकिस्तान में रह रहा था। ना अपनी पहचान, ना अपना असली चेहरा वो उन्हीं लोगों के बीच था जिन्हें पकड़ने के लिए ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था। मेजर इकबाल, दाऊद का नेटवर्क और नकली नोटों का पूरा खेल, इन सब के बीच शोभित शर्मा एक साए की तरह मौजूद था। वो उनके साथ बैठता था, मीटिंग्स में शामिल होता था और हर जरूरी जानकारी चुपचाप दिल्ली तक पहुंचाता था। लेकिन ये काम जितना आसान सुनाई देता है उतना था नहीं, क्योंकि वहां हर किसी पर शक किया जाता था, हर नए चेहरे को परखा जाता था और एक छोटी सी गलती सीधे मौत तक ले जा सकती थी। फिर एक दिन शोभित शर्मा को एक ऐसा मौका मिला जिससे पूरी कहानी बदल सकती थी। उसने खुद आगे बढ़कर मेजर इकबाल और उसके साथियों से कहा, नेपाल बॉर्डर अब पहले जितना सुरक्षित नहीं है। अगर इतनी बड़ी रकम उसी रास्ते से भेजी गई तो पकड़े जाने का खतरा है। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये बात सीधी थी लेकिन जोखिम भरी भी। मेजर इकबाल ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से पूछा, तो तुम्हारे पास क्या प्लान है? यही वो पल था जहां शोभित शर्मा को अपनी काबिलियत भी दिखानी थी
और शक से भी बचना था। उसने कहा, मेरे पास दूसरे रास्ते हैं, ऐसे रास्ते जो किसी की नजर में नहीं है। ये सुनकर कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ को भरोसा हुआ, कुछ को शक, लेकिन मेजर इकबाल अब उसे परखना चाहता था। और यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। उसे एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते थे, एक बड़ा गोदाम। और जैसे ही दरवाजा खुला, शोभित शर्मा कुछ पल के लिए रुक गया। उसके सामने था नकली नोटों का पहाड़, बड़े बड़े बंडल, सैकड़ों बैग्स में भरे हुए, सब कुछ तैयार था, बस भेजे जाने का इंतजार। इसका मतलब साफ था, प्लान शुरू होने के लिए तैयार है और अब दिल्ली के पास सिर्फ समय की कमी थी। शोभित शर्मा ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, अगर ये पैसा भारत पहुंच गया तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसने तुरंत ये जानकारी गुप्त तरीके से दिल्ली भेज दी। और जैसे ही ये खबर पहुंची, अजीत डोभाल समझ गए, अब फैसला लेने का वक्त आ चुका है। लेकिन जो फैसला लिया जाने वाला था वो सिर्फ दुश्मन को नहीं, पूरे देश को प्रभावित करने वाला था। और सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या इतना बड़ा कदम उठाना सही होगा, या फिर इसका असर देश के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर देगा। दिल्ली, एक बंद कमरा और सामने देश का सबसे बड़ा फैसला। टेबल के उस पार बैठे थे अजीत डोभाल और उनके सामने नरेंद्र मोदी। कमरे में कोई शोर नहीं था, लेकिन हालात बहुत कुछ कह रहे थे। डोभाल ने सीधे कहा, सर, वक्त बहुत कम है। उन्होंने पूरी जानकारी सामने रखी। नोट छप चुके हैं, रास्ते तय हो चुके हैं, और कुछ ही दिनों में ये पैसा भारत में घुसने वाला है। अगर ये अंदर आ गया तो सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी। मोदी कुछ पल चुप रहे, उनकी नजरें टेबल पर थीं, क्योंकि जो फैसला लिया जाना था वो आसान नहीं था। एक तरफ दुश्मन की साजिश और दूसरी तरफ देश के करोड़ों लोग। डोभाल ने फिर कहा, सर, इसे रोकने का एक ही तरीका है। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया, क्योंकि जो प्लान वो बताने वाले थे वो बहुत बड़ा था। उधर सीमा के पास सब कुछ तैयार था, ट्रक लाइन में खड़े थे, हर ट्रक में करोड़ों के नकली नोट भरे हुए। मेजर इकबाल लगातार अपडेट ले रहा था, हर मूवमेंट पर नजर थी उसकी। उसे पूरा भरोसा था, इस बार कोई गलती नहीं होगी। भारत के अंदर अतीक का नेटवर्क एक्टिव हो चुका था, उसके आदमी बॉर्डर के आसपास फैल चुके थे, बस सिग्नल का इंतजार था। जैसे ही ट्रक सीमा पार करते, पूरा ऑपरेशन शुरू हो जाता, और फिर कुछ ही दिनों में ये पैसा देश के हर कोने में पहुंच जाता। उधर दिल्ली में समय तेजी से निकल रहा था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लगातार आ रही थीं। हर रिपोर्ट एक ही बात कह रही थी, अब नहीं तो कभी नहीं। डोभाल जानते थे, अगर इस बार चूक हो गई तो दुश्मन को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने आखिरी बार कहा, सर, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक हथियार है। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। मोदी खिड़की की तरफ देखने लगे। बाहर शहर था, आम लोग थे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, और अंदर एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो उन सबकी जिंदगी बदल सकता था। उधर रात गहराने लगी थी, सीमा के उस पार ट्रक अब चलने के लिए तैयार थे। मेजर इकबाल को बस एक संकेत का इंतजार था। और इधर दिल्ली में फैसले की घड़ी आ चुकी थी। आखिरकार मोदी ने धीरे से सिर उठाया और उनकी आंखों में एक फैसला साफ नजर आ रहा था, एक ऐसा फैसला जो पूरी बाजी पलट सकता था। लेकिन क्या यह कदम सही साबित होगा, या फिर इसका असर देश के लिए और भी मुश्किलें खड़ी करेगा? 8 नवंबर 2016, समय रात के करीब 8 बजे। पूरा देश अपने अपने काम में लगा हुआ था। कहीं लोग घर लौट रहे थे, कहीं दुकानों पर भीड़ थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। दिल्ली में कैमरों के सामने बैठे थे नरेंद्र मोदी, और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, पूरे देश की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। उन्होंने कहा, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट कानूनी रूप से मान्य नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक पल के लिए पूरा देश जैसे थम गया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ है। लेकिन उसी वक्त सीमा के उस पार माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पाकिस्तान में बैठे लोग टीवी स्क्रीन को घूर रहे थे। मेजर इकबाल कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि जिस ऑपरेशन पर महीनों से काम हो रहा था वो एक ही फैसले में खत्म हो चुका था। ट्रक तैयार थे, नोट तैयार थे, रास्ते तैयार थे, लेकिन अब सब कुछ बेकार था। जो पैसा भारत में तबाही मचाने वाला था वो अब सिर्फ कागज बन चुका था। उधर भारत में अतीक का पूरा नेटवर्क अचानक बेकार हो गया। जो लोग उस पैसे का इंतजार कर रहे थे उनके पास अब कुछ भी नहीं था। दिल्ली में अजीत डोभाल शांत बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसी चाल थी जिसने दुश्मन के पूरे खेल को खत्म कर दिया, बिना एक गोली चलाए, बिना किसी शोर के। एक खामोश जीत, लेकिन इस जीत की कीमत भी थी। देश के करोड़ों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, लंबी लाइनें, अचानक बदली हुई जिंदगी। लेकिन इतिहास गवाह है, कुछ फैसले आसान नहीं होते, लेकिन वो जरूरी होते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाती, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई दिमाग और फैसलों से जीती जाती है। और उस रात भारत ने एक ऐसी ही लड़ाई जीती थी, एक खामोश जंग जिसका असर बहुत दूर तक गया।